अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि अस्थमा क्या है और इसके सिम्टम्स, इसके कॉज वगैरह और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं। अब अस्थमा क्या है, ये एक्चुअली एलर्जी की ही एक फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मीन उनके अंदर सूजन शुरू होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और इसके केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्प्यूटम प्रोडक्शन होती है, म्यूकस प्रोडक्शन होती है। और इसके अलावा जो एयरवेज हैं, एयरवेज मतलब सांस की जो नालियाँ हैं, विंड पाइप वगैरह, और स्पेशली ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाती हैं। अब ऑब्वियसली बात है अब कि जब एयरवेज नैरो होंगी तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में। तो अब देख लेते हैं वन बाय वन ये क्या है। तो हमने अभी तक ये देखा कि अस्थमा ये क्या है, एक्चुअली ये एलर्जी ही की फॉर्म होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये ट्रेकिया थी और ट्रेकिया दो ट्यूब्स में ब्रांचेस ऑफ होती थी और लंग में एंटर होके, तो अब इसमें क्या देखना है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर म्यूकस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाती है। अगर ये हम इसको देखेंगे, ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाएंगे कि जो पेशेंट होगा अस्थमा का वो हार्डली सांस ले पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अब देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि किस वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और वो बहुत ज़्यादा नैरो होना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इसका कॉज क्या है अस्थमा का। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो हर किस्म के एलर्जन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इट मीन्स सेंसिटिव इस सेंस में कि अगर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को फेस करना पड़े एलर्जेंस। अब एलर्जेंस क्या है, इसको देखते हैं। एलर्जेंस क्या है, एलर्जी काजिंग एजेंट्स। ठीक है, वो तमाम चीज़ें, ऐसे फैक्टर तमाम जो एलर्जी काज करते हैं वो एलर्जेंस में आ जाते हैं। अब एलर्जेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्मोक, धुआं, इसके अलावा डस्ट, डर्ट वगैरह, और परफ्यूम, इसके अलावा पोलन। आपने नोट किया होगा कि जिस शख्स को अस्थमा होता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो स्पेशली उस शख्स को जब वो स्मोक से फेस करता है, उसका सामना उसको करना पड़ता है, या डस्ट वगैरह हो, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। एलर्जिस क्या करते हैं, जिसके अंदर स्मोक, डस्ट, परफ्यूम, पोलन्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये उस शख्स की ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इसके रिजल्ट में, एलर्जेंस के रिजल्ट में वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती। कंस्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं। तो अब जब नैरो होंगी तो अब जाहिर सी बात है, अब वो उस पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। तो ये हमने देखा कि उसके केस में, ये तमाम एलर्जेंस के केस में अस्थमा के पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। ठीक है, अब उसकी तरफ हम चलते हैं, अब सिम्टम्स की तरफ चलते हैं कि अच्छा, जो अस्थमा के पेशेंट है ना, उसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हर पेशेंट के अंदर सेम सिम्टम्स हों। वैसे तो हम डिजीज़ में जब डिसऑर्डर के सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो हम कहते हैं कि तकरीबन आलमोस्ट हर पेशेंट में ये सेम कॉमन सिम्टम्स होंगे। बट इन केस ऑफ अस्थमा द सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये ऐसा नहीं है कि हर शख्स को, हर अस्थमा के पेशेंट को सेम सिम्टम्स का जो है वो उसको अलामतें शो होंगी। तो ये एक बात पता चली। अब देखते हैं जो कॉमन है, जो तकरीबन हर शख्स को सिम्टम्स होते हैं, वो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे मेजर जो सिम्टम है वो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। तो सबसे पहला सिम्टम है उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी।
उसके बाद इसके अलावा उसको जो इसके अलावा जो सिम्टम है वो है वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है कि जब वो सांस लेता है तो उसके सांस लेने के साथ साथ सीटी की आवाज़ निकलती है। स्पेशली रात के वक्त जब वो सोता है तो उस केस में जब वो सांस लेता है तो साथ में व्हिस्लिंग होती है, सीटी की आवाज़ निकलती है। और इसके अलावा जो मेजर इसका है वो है कफ, खांसी होती है और चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। उसकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। तो अब देखते हैं इसके कौन से ट्रीटमेंट हैं। अब ट्रीटमेंट में क्या है, वो तमाम केमिकल्स जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को फैला सकें, उसकी ट्यूब्स को। अब हमने देखा था एस्थमा के केस में क्या हुआ था कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स थी वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट तंग हो जाती थी और उनके अंदर म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता था। तो अब ऐसे वो तमाम केमिकल्स जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को ठीक कर सके, उसको फैला सके, डायलेशन कर सके उसकी, वो तमाम इसके एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो तमाम हम मेडिसिन देते हैं एस्थमा के पेशेंट को, वो हम डायरेक्ट उसको ऐसा नहीं उसको टैबलेट देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उसको हम इनहेलर की फॉर्म में देते हैं, उसको सांस के थ्रू उसको तमाम मेडिसिन देते हैं। तो ठीक है, अभी हमने ट्रीटमेंट में क्या देखा कि इसमें ऐसी तमाम मेडिसिन जो डायलेट कर सकें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, वो तमाम इसके ट्रीटमेंट में शामिल। अब जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है लंग केमिकल्स और मेडिसिन। अब ये क्या है, लंग कैंसर। अब एक्चुअली जो कैंसर होता है वो कॉमन, उसके अंदर एक ही चीज़ आती है। कैंसर एक्चुअली इस वजह से काज होता है जब हमारी बॉडी में सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना शुरू हो जाती है, तो कैंसरस सेल की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो कैंसर में हमने क्या देखा कि जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल्स की, और अगर लंग कैंसर होगा तो उस केस में अनकंट्रोल्ड डिवीजन किन सेल्स की होगी, लंग सेल्स की होगी। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने क्या देखा कि लंग कैंसर एक्चुअली क्या है, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल्स की। अब डिवीजन एक हद तक ज़रूरी होती है क्योंकि हमारी बॉडी ने ग्रो करना है, तो सेल डिवाइड होंगे तो हमारी बॉडी ग्रो करती है। अब ऐसा होता है कि नॉर्मल तो डिवीजन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और होनी भी चाहिए, लेकिन जब कैंसरस सेल्स कब पैदा होते हैं, जब एक हद से ज़्यादा सेल डिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनके ऊपर ट्यूमर सेल बनना शुरू हो जाते हैं सेल्स के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस केस में, जो इसके सिम्टम्स हैं। अब लंग कैंसर के साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स को भी ख़राब करना शुरू कर देता है। अब आगे चलते हैं इनके सिम्टम्स की तरफ। लंग कैंसर की कौन सी अलामात होती हैं? सबसे मेजर जो है, आपने हर केस में देखा, हर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वो कॉमन होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, ये हर डिसऑर्डर में होती है, हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। उसके अलावा कफिंग, और कफिंग अब ब्लड भी हो सकती है, खून की खांसी जिसको कहते हैं, जब वो खांसी करता है तो साथ में ब्लीडिंग भी होती है उसके साथ। इसके अलावा वेट लॉस, उसका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। अब इसके काज देखते हैं कि कौन कौन से काजेज़ हैं जो लंग कैंसर का सबब बनते हैं। तो लंग कैंसर स्पेशली हमें ये सबको पता है कि ये स्मोकिंग इसका मेजर काज है, और स्मोकिंग के अंदर जो टोबैको है बहुत ही डेंजरस केमिकल है, और टोबैको के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और टोबैको के अंदर निकोटीन होती है। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि कार्सिनोजेनिक्स हैं जैसे कि सिगरेट में पाए जाते हैं, सिगरेट के अंदर। इसके अलावा अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, इस वजह से भी ये लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा होता है कि हमारा जहन ये होता है कि जो शख्स स्मोकिंग करता है उसके साथ ये कैंसर का जो है उसको लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टर्म है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब है डायरेक्ट
नॉट स्मोकिंग नहीं करना, बल्कि जो शख्स स्मोकिंग कर रहा है उसके रिज़ल्ट में जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है आप उसको अंदर इनहेल करते हो, तो ये बहुत ही डेंजरस है। ठीक सर, उनके अंदर 20 to 30% होने का रिस्क होता है। और इसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ हैं, अगर उनको दिल की बीमारियां, वो कितने % काज होने का ख़दशा होता है? 25 to 30%। तो इससे हमें पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो शख्स स्मोकिंग करता है उसको ही लंग कैंसर हो, बट जबकि जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, जो इनडायरेक्ट स्मोक को अंदर इनहेल करते हैं, उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। अब दूसरी बात ये है, हम ये समझते हैं कि स्मोकिंग करने वाले शख्स को लंग कैंसर ही होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। उस शख्स को हेड से लेकर टो तक उसको बीमारियों ने जकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो लंग कैंसर और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके अंदर वो जकड़ा होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है।